12 राजस्थान बोर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 3.1 करा था, उस 3.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको कल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा था। अब हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, ये दिया हुआ है यदि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, वो तो x y z और p के मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपको x y z p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको गिवन क्या है, जो हमें गिवन है, गिवन 10 प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p is equal to 4 5 माइनस 4 माइनस 3। अच्छा, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो आप लोग क्या करते हो, दोनों की कंपेयर करते हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हो। जैसे यहाँ पे 2x है तो ये इक्वल हो जाएगा 4, ऐसे ही 3x प्लस y ये किसके इक्वल आ जाएगा 5, ऐसे ही माइनस x प्लस z ये किसके इक्वल होगा माइनस 4 के, 3y माइनस 2p इक्वल हो जाएगा माइनस 3 के। तो देखो यहाँ लिखेंगे आप 2x इज इक्वल टू 4, 2 का डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2। नेक्स्ट 3x प्लस y इक्वल टू 5, इसको बना लेंगे इक्वेशन। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, we get 3 into 2 plus y equal to 5, जो हो गया 6 plus y equal to 5, that is y equal to 5 minus 6 equal to minus 1, ये y की वैल्यू ऑफ y आ गई माइनस 1। नेक्स्ट माइनस x प्लस z इक्वल लिखना है किसके माइनस 4 के, क्योंकि माइनस यहाँ पे आपको पुट करना है x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस z इक्वल टू माइनस 4, यानी z इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, ये हो गया z इक्वल टू माइनस, z की वैल्यू। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे आप, ये 3y माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3, ये हो जाएगा 3y माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3। इसमें आपको y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू कितनी है माइनस 1, यहाँ पे आपको पुट करना है y इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2p इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे आप तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0, दैट इज p इक्वल टू आ जाएगा, ये चार वैल्यू है। यानी कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के जो इससे प्रीवियस लेक्चर है, जो सेकंड लेक्चर है, उसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर था 8, उसी तरीके का था, थोड़ा सा चेंज था बस। इसमें आपको दोनों मैट्रिक्स दी हुई थी, आपसे कह रहा था कि आपको x y z और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने दोनों को इक्वल रखा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयर की, यानी कि माइनस 2x को 4 के इक्वल रख दिया हमने, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट आपने 3x प्लस 5 को 5 के इक्वल रखा, 3x प्लस y इक्वल टू 5, इसमें आपने x के प्लेस पर क्या पुट किया 2, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रख दिया, 3 2 जा हो गया 6, इसको आपने इक्वल से उधर ले गया, यहाँ प्लस 6 था बराबर से उधर जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 और प्लस 5, यानी यहाँ पे बचेगा माइनस 1। नेक्स्ट फिर माइनस x प्लस z इक्वल टू क्या है यहाँ माइनस 4, तो माइनस x प्लस z इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू इसमें पुट की 2, यहाँ ये माइनस का 2 हो गया, इस माइनस के 2 को आप इक्वल से उधर ले जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा।
अच्छा -4 + 2 कितना आएगा -2, ये जेड की वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने 3y - 2t को इक्वल रखा -3 के, 3y - 2t = -3। इसमें आपने वैल्यू पुट की y की वैल्यू क्या थी हमारी -1, तो यहाँ पे -1 रखा, ये हो गया -3। इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे आप, ये माइनस का 3 है बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, +3 और -3 क्या होगा 0, और 0 में -2 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये चारों वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो फिर कॉपी में, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको उसमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा, आप लोग सब इस क्वेश्चंस को पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है ए बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह हैं। आपको ये बताना है कि ए बी सी के वो कौन कौन से मान हैं जिसके लिए ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल। अच्छा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं पहले कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं और दोनों को इक्वल रख के कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो आ जाती है। तो सेम उसी तरीके से करना है जैसे वो वाला क्वेश्चन है, बस केवल क्या है इसमें आपको क्वेश्चन चेंज हो गया, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से इसको सॉल्व करना। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको दिया है वो क्या दिया है, ए और बी दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों समान आव्यूह हैं। दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब उनके क्रम दोनों के एक से हो और हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर करस्पॉन्डिंग, तो दोनों को इक्वल रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है a इक्वल टू है b की। तो a को आपने लिखा है यहाँ पे a - 2 3 2c, ये आपका 12c b + 2 bc इज इक्वल टू, दूसरा है b c 6b a 3। अब आप कंपेयर करो, देखो a - 2 इसके इक्वल आएगा b के, a - 2 इक्वल टू b। इस b को बराबर से इधर ले आओ, b को इक्वल से इधर लाओ और इस -2 को उधर ले जाओ, तो a - b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इस 3 को इक्वल रखेंगे इसके c के, यानी 3 इक्वल टू c, ये एक वैल्यू आ गया, c की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ऐसे यहाँ से इक्वल रखेंगे 6 के, तो यहाँ से भी c की वैल्यू है, ये है 12c इक्वल टू 6b, 12c इक्वल टू 6b। c की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू क्या होगी 6b इज इक्वल टू, इन दोनों का गुणा कर लोगे, 12 का 3 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या होगा 36 डिवाइड बाई 6, 6 से इसमें भाग लग जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो b की वैल्यू क्या हो गई 6। आपके पास तीन वैल्यू हो गई, एक c की वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू आ गई और एक इक्वेशन आ गई। लेकिन ये भी a b में इक्वेशन है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू आ गई, इस b की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे आप पुट b इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 b गेट करो पुट आप इसमें, यहाँ पे आपको b के प्लेस पे क्या लिखना है 6 लिखना है, तो a - 6 इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 6, बराबर से उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई और c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको a b और c। तो जो रिजल्ट हुआ, जो आंसर हुआ आपका वो कितना हो गया, a की वैल्यू है 8, एक आंसर ये है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आ रही है 6 और c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3, ये तीनों वैल्यू है। अगर ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्रॉब्लम थी आपकी। तो अगर एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है।
इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन, है ना, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस का, ठीक है। यहां तक का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे चलेंगे आप, तो उसके आगे जब चलोगे आप तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आव्यूह का परिवर्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, किसी आव्यूह की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में विनिमय, ये जो वर्ड आ रहा है ना विनिमय, विनिमय मतलब हो गया इंटरचेंज, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। विनिमय करने से प्राप्त आव्यूह परिवर्त कहलाता है। आव्यूह कैपिटल ए के परिवर्त आव्यूह को या तो आप लिखेंगे ए डैश, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दो, और या क्या लिखेंगे ए के ऊपर ऐसे टी लिख देंगे। और आप इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ए का परिवर्त आव्यूह हिंदी में, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोलेंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए या तो लिखो आप ए के ऊपर ऐसे टी लिख दो, और या फिर ए के ऊपर ऐसे डैश लगा। जनरली बुक्स में आपको ये नोटेशन मिलेगा, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो, तो जो पूरी मैट्रिक्स है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी क्या होगी, जो दी हुई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है 3 2 1 5 4 8, ये दो रो है, ठीक है। कॉलम कितने, 1 2 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2 क्रॉस 3, इस क्रम की मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, देयरफॉर इसका A ट्रांसपोज A डैश या AT क्या होगा, ये जो रो है ये वाली, ये कैसे लिखी जाएगी, कॉलम में, यानी 3 2 1 कैसे लिखा जाएगा, 3 2 1, 5 4 8 कैसे लिखा जाएगा, 5 4 8। यानी अब इसका जो क्रम हुआ वो क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। पहले ऑर्डर क्या था, 2 by 3 की मैट्रिक्स थी, आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो उसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या हो गया 3 by 2, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो इजीली, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद दे सकते हैं यहाँ पे, और हमारी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, और एक्सरसाइज में भी कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहां से आप इनको करेंगे कि ट्रांसपोज निकालना है तो केवल क्या करना है, रो को कॉलम वाइज करना। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसकी एक एग्जांपल है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी, ये बी मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट ये है ए बी सी डी ई एफ। मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल बी, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर द ट्रांसपोज ऑफ बी, ऐसे टी लिख दो या तो, या क्या लिखो आप, बी के ऊपर ऐसे डैश करें, और इसके कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो है, ये आ जाएगा ए बी सी, और ये वाली रो कैसे आ जाएगी, डी ई एफ, ठीक है भाई। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे तो आप इजीली उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स अगर दी जाएगी तो आप उसका ट्रांसपोज इस तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इन डेफिनेशंस को जरूर लिखना है, और डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझते हुए ये क्या कह रहा है, फिर उसके एग्जांपल को देखना, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल को देखना, जो यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो फिर आपको बुक में एग्जांपल देखने, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में प्रॉपर तरीके से करना। किसी भी तरीके से आपको ये लापरवाही नहीं करनी है, सारी तो YouTube पे ऐसे ही चल रहा है ऑनलाइन, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लिखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की, तो डेफिनेट आप ऐसे मानो जैसे आप क्लास में, ठीक है, और उसी तरीके से आपको इसे पढ़ना। नेक्स्ट है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, प्रॉपर्टी यानी कि इसके गुणधर्म क्या है, ट्रांसपोज किस किस
नियम को कैसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, यानी किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालो, तो वापस क्या होगा, वही आव्यूह ए डैश, फिर उसके ऊपर आपने डैश लगा दी, डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह, वापस क्या आ गया ए। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या कैसे लिखा जा सकता है, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और ये दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है, इन दोनों के एडिशन का, जोड़ का आपको क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज। तो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो क्या करो, या तो इन दोनों को पहले जोड़ दो और फिर ट्रांसपोज कर दो, और या फिर इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, दोनों का अलग अलग परिवर्त आव्यूह निकाल के आप जोड़ दो, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी, दैट इज अ सेकंड प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, a ट्रांसपोज प्लस b। आप इसको ट्रांसपोज भी पढ़ सकते हो या ऐसे भी पढ़ सकते हो, a प्लस b का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह प्लस b का परिवर्त आव्यूह। नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टी है इसमें, तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज परिवर्तन। यहां पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है कि, तो के तो बाहर होगा, ऐसे के ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, या क्या लिख सकते हैं आप, के ए का टी लगा दो, के ए का, दोनों तरीके से लिखा जाता है। और फोर्थ और इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है, ये ज्यादातर यूज होता है क्वेश्चंस। फोर्थ जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों का यहां पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। अगर दो, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये इंपोर्टेंट है, ये ज्यादातर यूज होती है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, पहले लिखा जाएगा बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिक्स के गुणा का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो उन दोनों के अलग अलग परिवर्त आव्यूह करो और रिवर्स कर दो, उसको पहले लिखो उसे पीछे लिखो, बी को पहले लिखो ए को पीछे, ऐसे ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। मैंने आपको आव्यूह परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिए तो आप उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका बता दिया। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में ही समझाया है कि आप परिवर्त आव्यूह कैसे बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल होगा तो आप उसका ट्रांसपोज लिख सकते हैं। उसके बाद है इस परिवर्त आव्यूह की, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टी है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए होता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। सेकंड है ए प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज करना है तो के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे के क्या है, यहाँ जो लिखा है, यहाँ जहां वेयर के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट कोई चीज है तो वो बाहर आ जाएगी, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक के ऊपर करना है। अगर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को आपको अपनी पेयर में लिखना है और इन चारों प्रॉपर्टीज को याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको मान लो इस तरह से कोई दो मैट्रिक्स दे दी और वो कह रहा है कि इन दोनों के सब का ट्रांसपोज निकालो, तो आप क्या करो, दोनों का अलग अलग परिवर्त आव्यूह निकाल के दोनों जोड़ो, उसका मान उसी के बराबर हो। तो ये चीज, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनका क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है, और वो जहां जहां जिस क्वेश्चन में जैसे यूज होंगी मैं आपको अच्छे से बताता चलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से लेनी, ठीक है। तो यहां तक का काम आप इसको पूरा अपनी पेयर में नोट डाउन।
समकोणीय आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ पे समझनी है आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के परिवर्त आव्यूह से गुणा करते हो और हमें क्या प्राप्त होता है, एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है, तब हम कहेंगे कि साहब जो आव्यूह ए है वो कैसा आव्यूह है, समकोणीय आव्यूह। ठीक है, आव्यूह कैपिटल ए समकोणीय आव्यूह कहलाता है यदि a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, वेयर जहां आई जो है वो क्या है, एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले। तत्समक आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके लीडिंग डायगोनल पर 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप पहचान लोगे, देखिए मल्टीप्लाई करना है उसमें, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आगे भी ये काम आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले इसको समझना है कि जैसे आपको मान लो दो मैट्रिक्सों को जोड़ना है, एडिशन करना है उनका, तो उनका एडिशन कब होगा, जब दोनों के क्रम क्या हो, समान हो। दो मैट्रिक्स तब जोड़ी जा सकती हैं जब उनके दोनों के जो ऑर्डर है वो क्या हो, इक्वल हो, एक से, तब आप उनको जोड़ सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हो, तो गुणा कब पॉसिबल है, मतलब गुणा कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि आप करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। यहाँ दो मैट्रिक्स है, मैंने आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एक आव्यूह है ए, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, और दूसरा है इसमें आपकी 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस। तब आपसे ये कहना है क्वेश्चन में, तब आपको a इंटू बी या प्रॉब्लम जो है वो ये है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए ये है, वैल्यू ऑफ बी ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए टू बी। तो अगर दो मैट्रिक्सों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, वो कब परिभाषित है और कब परिभाषित नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप a टू बी फाइंड आउट कर रहे हो तो a टू बी कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। तो अगर a टू बी निकालना है तो पहले आपको क्या करना है, a का ऑर्डर देखना है कितना है, ये ऑर्डर होगा। इस a में देखने कॉलम कितने कॉलम है इसमें, 3। अच्छा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b में देखिए रो कितनी है, b में रो कितनी है, 3। अगर a के नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या, और b के नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या अगर समान है, ये भी 3 है और ये भी 3, अगर समान है तो a इंटू बी पॉसिबल है, डिफाइन है, यानी कि वैल्यू निकल सकती है। अदरवाइज आप लिखते हैं कि साहब इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं। अगर ये डिफाइन है, मतलब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले का और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो a इंटू बी डिफाइन। ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, उससे समझने की कोशिश करेंगे आप। a इंटू बी, पहले आपने a लिखा 3 3 5 2 3 4 5 2 3 इंटू बी 2 3 6 8 4। गुणा करने का तरीका है वो समझना है भी। गुणा कैसे होता है, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम,
फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फिर ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, और फिर थर्ड रो का थर्ड सेकंड कॉलम। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है। कैसे होगा देखो, पहली पंक्ति और ये हो गया आपका पहला स्तंभ, तो 3 का गुणा होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो 3 गुणा 2 प्लस 3 का गुणा होगा 6 के साथ, तो 3 गुणा 6, 5 का गुणा होगा 4 के साथ, 5 गुणा 4, ठीक है। फिर आ गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 8 प्लस, फिर 5 इंटू 5 प्लस 5। नेक्स्ट चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 5 का 2 में, 5 गुणा 2, 2 का 6 में, प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8 3। अब इसको बस खाली सॉल्व करना, करो सॉल्व। 3 दूनी 6, यू गेट 3 टू द 6 प्लस 6 दे 18 यानी 80 प्लस 5 टू 20 20, यू गेट 9 प्लस 24 प्लस 20, यू गेट 4 प्लस 18, 4 से 16, 6 12 3 6 प्लस 24 20 10 12 15 16। ठीक है, इनके गुणा कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तीनों को जोड़, ऐसे इसके आगे वाले में, इसमें सब में ऐसे इन सबको ऐड करो एक साथ, ये 24 और ये 48 हो गए, ये आपका कितना हुआ 50, ये 58 हो गए, ये कितना हो गया 20 30 38 38, 30 और 20 50, ये 24 और 10 34, 30 40, ये आपका रिजल्ट। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, जैसे अगर ए का बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए में जितने स्तंभ हैं, बी में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, तो ए इंटू बी होगा, अदरवाइज नहीं। ए इंटू बी किया, करने का तरीका क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 3 का 6 में और 5 का 4, ये लिख दिए। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 3 में, 3 का 8 में, 5 का 5। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इनको सॉल्व करा, इनके गुणा करके सॉल्व करके आ गया, इन सबको जोड़ लोगे आप, ये तो छोटी सी बात है, छोटी क्लास की बात है, इसको आराम से जोड़ लिया आपने, ये नहीं। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाला जो टॉपिक है, ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। इसके मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपको ये पूरा एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए।
आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जो मैंने दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपनी बुक से जो एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो भी मल्टीप्लीकेशन के, जो भी गुणा के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो लेक्चर 4 है, जो विद्यार्थी लेक्चर 4 देख रहे हैं वो पहले 3 देखें, 2 देखें, 1 देखें, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप देखोगे इनको क्रम से और नोट डाउन करोगे फेयर कॉपी में, तो आपकी ये ऑनलाइन जो क्लास है ये आपकी समझ में आएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। और अदरवाइज अगर आप केवल इसको कान में नहीं लगा के सुनने की कोशिश करोगे तो पढ़ने लिखने का इसका कोई मतलब नहीं होना है, ठीक है। तो ये सबको काम कंप्लीट करना है। यहाँ तक का एक एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। इस जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 उसका पूरा इंट्रोडक्शन अब हो चुका है। आपको मुझे कल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा।